कि बिहार के चुनाव में अपने दलाल ओवैसी को आगे करके आरएसएस ने जो सफलता हासिल की है, उसी का एक और तजर्बा वो बंगाल में करना चाहते हैं। और इसीलिए वहाँ हुमायूं कबीर, जो पहले बीजेपी में थे, बाद में टीएमसी में गए और अभी सुन रहे हैं कि वो एमआईएम के साथ हैं, उनका और ओवैसी का गठजोड़ बना के वहाँ बीजेपी आरएसएस एक फिर से बिहार वाला तजर्बा करना चाहती है। 100 साल तक पूरे हिंदुस्तान में एक मस्जिद और एक मदरसा भी नहीं बनाया जाए तो मुसलमान की सेहत पर, इस्लाम की सेहत पर और दीन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुसलमान दुनियावी तालीम में हिंदुस्तान में जो पिछड़ा हुआ है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और 25 साल तक इसी स्पीड में हम लोग दुनियावी तालीम में चलते रहे तो हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ज़रूरत है मुसलमान को दुनियावी तालीम में आगे आने के लिए। आरएसएस के इशारे पर मुस्लिम सियासत कर रहे हैं ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे लोग। वो लोग चाहते हैं कि बस मुसलमान को दुनियावी तालीम से दूर करके इनको तस्बीह मुसल्ले में कैद करो, और बीजेपी आरएसएस की पुष्टपनाही में वो सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों को असल मिशन से भटका रहे हैं। लाल और तरह तरह से उनको तमगा देते हैं। तो मुसलमान है, मुसलमानों के हक हुकूक के लिए लड़ते हैं, लगातार जो है आवाज उठाते रहते हैं। तो आप लोग उन्हें दलाल कहते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। अच्छा लगता है, बड़े नेता हैं। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और बैरिस्टर रहते हुए उनको जवाब ये देना चाहिए कि वो कौम और मुसलमान की जो सियासत करते हैं, तो आज 2 लोग तो जेल में बंद हैं, उसको क्या वो आतंकवादी समझते हैं? क्या वो उन लोगों की मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं? आप और कीजिए, कौन मना किया? हम तो कर रहे हैं। बिहार की सरकार ने गांधी मैदान और बोधगया ब्लास्ट में जिस तरीके से बेकसूर लोगों को जेल में बंद किया, जमीयत उलमाए हिंद की कानूनी कमेटी के मदद से हमने बिहार में उनका मुकदमा लड़ा है। लेकिन ओवैसी साहब ने आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा मुकदमा नहीं लड़ा जिसमें बेकसूर मुसलमान को आतंकवादी कह के जेल में बंद किया गया हो। बैरिस्टर हैं, उनको तो आगे आना चाहिए था इस तरह के लोगों की कानूनी मदद करने के लिए, लेकिन नहीं, वो आरएसएस के दलाल हैं। इसलिए वो सिर्फ वही सियासत करेंगे जिससे कि आरएसएस का फायदा हो, और वही बंगाल में वो करने जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी खड़े नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर बहस करने के लिए खड़े हुए कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के इशू पर बहस करने के लिए खड़े हुए आरके धवन, एक मुसलमान ऐसा सामने निकल के नहीं आया जो सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान के इन इश्यूज पर बाज़ाब्ते कानूनी तौर पे बहस कर सके। कहां ले गए कौम को और कहां ले जा रहे हैं ये लोग? एक भी पढ़ा लिखा तबका इनको नहीं मानता कि ये कौम के हमदर्द हैं। ये दलाल हैं और हमको ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। बैरिस्टर कहलाते हैं अपने आप को और सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर कहते हैं। उनको वहां क्यों मुंह में दही जम जाती है? वो वहां क्यों नहीं अपीयर होते हैं? वहां क्यों शरजील इमाम और इस तरह के लोगों का मुकदमा नहीं लड़ते? 5 साल से मुकदमा पेंडिंग है। कपिल सिब्बल लड़ता है, लेकिन बैरिस्टर की जुबान नहीं खुलती उस मामले पर। वो एक बयान तो जारी करें कि वो शरजील इमाम को और उमर खालिद को आतंकवादी समझते हैं कि बेकसूर समझते हैं। इतना बयान तो दें। उनकी जबान नहीं खुलेगी क्योंकि वो आरएसएस के पिट्ठू हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम पर एक बयान नहीं देंगे। वो ओवैसी साहब से इतनी नाराजगी यह है कि कौम को के दुश्मन हैं, कौम को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और हम सच बात बोलते रहेंगे कि ओवैसी और हुमायूं कबीर आरएसएस के पेड एजेंट हैं। बिहार में, बंगाल में, यूपी में, झारखंड में एक तालीमी इदारा नहीं बनाया इन्होंने, एक छोटा सा कोई स्कूल नहीं खोला इन्होंने, कोई पारा मेडिकल का कोर्स नहीं, कोई आईटीआई नहीं। ये वहां हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं वो बेसिकली उनका प्राइवेट बिजनेस है। यानी बिजनेसमैन हैं वो अब बिल्कुल आरएसएस के पेड वर्कर होगा तो बिजनेसमैन ही होगा।
इतनी बार रोए, अपने कौम के लिए कई बार भाषण देते देते रोने लगे, और जो एक हिमायती नजर आते हैं, शायद इंडिया में तो अभी तक तो कोई उतना हिमायती हाँ, तो नजर नहीं आता मुसलमानों रोने का ड्रामा भी उन्होंने आरएसएस से सीखा है। मोदी जी से ज्यादा तो कोई रोया नहीं है। आरएसएस का एक आदमी वंदे मातरम बोलते हुए कभी भी आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। वो अपने को लोकसभा से देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेना चाहता है। तो जितना देशभक्ति देशभक्ति करके मोदी जी रोए हैं, अभी मुसलमान मुसलमान करके ओवैसी जी उससे कम ही रोए हैं। और चूंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उनकी एक्टिविटी भी मिलनी चाहिए, मिल रही है। इलेक्शन कमीशन का और आरएसएस और बीजेपी का क्या रिश्ता है, ये तो हम क्या बोलेंगे। ये तो अमित शाह लोकसभा में बोल गए, साला चुनाव आयोग। अब साला बहनोई की जोड़ी मिलके क्या गुल खिलाएगी बंगाल में, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इतना ओवैसी को आप बोलते हैं, ओवैसी साहब के बारे में इतना भला बुरा बोलते हैं, उनके समर्थक इतनी गालियां देते हैं, आपको अच्छा लगता है इस उम्र में? अच्छा, सवाल इस बात का है कि कोई हमको बुरा भला कहे, हम सच बोलना छोड़ दें? हम तो सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। फिर गाली पड़ेगा आपको। हम तो सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी को हिम्मत है तो वो बोले कि इमरान गनी जो है गलत बयान दे रहा है, हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। और वैसे लघुए भगुए क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उसकी हम परवाह नहीं करते। बिहार में एमआईएम के 5 सीट आने के बाद एमआईएम को लगने लगा कि अब शायद बंगाल की बारी है, जिसको लेकर वो बंगाल भी अब जा पहुंचे हैं। और वहां पे जो बागी विधायक हैं, टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर को अपने पाले में कर लिया है और लगभग 105 सीट पे लड़ने की तैयारी है। और इसके अलावा बिहार से आदिल हसन, जो कि एमआईएम के प्रवक्ता हैं, और कई सारे लोग जो बंगाल पहुंचे हैं। बाबरी मस्जिद जो वहां मुर्शिदाबाद में बनाया जा रहा है, जो कि हुमायूं कबीर के द्वारा जो एक संकल्प लिया गया है कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और लगभग 25 एकड़ में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है और लगभग काम भी शुरू हो चुका है। और आदिल हसन ने हामी भर दी है कि हाँ, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। अब बंगाल की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, क्या बंगाल का मुसलमान एमआईएम के साथ आने वाला है? जिस तरीके से बिहार में 5 सीट आने के बाद जो एक खुशी का माहौल है बिहार एमआईएम में, और असदुद्दीन ओवैसी इस बार चाहते हैं कि बंगाल में भी उसी तरह मुसलमानों को लेकर एक बड़ी राजनीति की जाए, ताकि मुसलमान वहां का एमआईएम के साथ आ जाए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में मशहूर अधिवक्ता और सीपीआई के पुराने कॉमरेड नेता इमरान गनी साहब एक बार फिर से हमारे साथ में हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से बिहार में 5 सीट आने के बाद एमआईएम एक जो खुशफहमी में है और बंगाल की तरफ कूच कर चुका है, और बंगाल की राजनीति में इस बार धमाल करने वाली है, और बाबरी मस्जिद भी वहां बनाया जा रहा है, हुमायूं कबीर ने जो संकल्प लिया है, तो आप भी मुसलमान हैं, तो आप ईंट पत्थर लेकर कब पहुंच रहे हैं बाबरी मस्जिद, जैसे एमआईएम वाले पहुंचे? सवाल इस बात का नहीं है कि वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, हुमायूं कबीर ने उसका ऐलान किया है। एक्चुअली सही बात यह है कि बिहार के चुनाव में अपने दलाल ओवैसी को आगे करके आरएसएस ने जो सफलता हासिल की है, उसी का एक और तजर्बा वो बंगाल में करना चाहते हैं। और इसीलिए वहाँ हुमायूं कबीर, जो पहले बीजेपी में थे, बाद में टीएमसी में गए और अभी सुन रहे हैं कि वो एमआईएम के साथ हैं, उनका और ओवैसी का गठजोड़ बना के वहाँ बीजेपी आरएसएस एक फिर से बिहार वाला तजर्बा करना चाहती है। और इसके अलावे कोई इशू नहीं है। समझता हूं कि मस्जिद और मदरसा जितना हिंदुस्तान में आज की तारीख में है, हमको ये कहने में जरा फर्क नहीं पड़ता कि अगर आइंदा 100 साल तक पूरे हिंदुस्तान में एक मस्जिद और एक मदरसा भी नहीं बनाया जाए, तो मुसलमान की सेहत पर, इस्लाम की सेहत पर और दीन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुसलमान दुनियावी तालीम में हिंदुस्तान में जो पिछड़ा हुआ है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और 25 साल तक इसी स्पीड में हम लोग दुनियावी तालीम में चलते रहे, तो हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ज़रूरत है मुसलमान को दुनियावी तालीम में आगे आने के लिए। जो लोग आरएसएस के इशारे पर मुस्लिम सियासत कर रहे हैं, ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे लोग,
वो लोग चाहते हैं कि बस मुसलमान को दुनियावी तालीम से दूर करके इनको तस्बीह मुसल्ले में कैद करो, और बीजेपी आरएसएस की पुष्टपनाही में वो सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों को असल मिशन से भटका रहे हैं। ये आप जो हमेशा ओवैसी साहब के दलाल और तरह तरह से उनको तमगा देते हैं, तो मुसलमान है, मुसलमानों के हक हुकूक के लिए लड़ते हैं, लगातार जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, तो आप लोग उन्हें दलाल कहते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। अच्छा लगता है, बड़े नेता हैं। सवाल इस बात का है कि ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, और बैरिस्टर रहते हुए उनको जवाब ये देना चाहिए कि वो कौम और मुसलमान की जो सियासत करते हैं, तो आज 2 लोग जेल में बंद हैं, उसको क्या वो आतंकवादी समझते हैं? क्या वो उन लोगों की मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं? आप और कीजिए, कौन मना किया? हम तो कर रहे हैं। बिहार की सरकार ने गांधी मैदान और बोधगया ब्लास्ट में जिस तरीके से बेकसूर लोगों को जेल में बंद किया, जमीयत उलमाए हिंद की कानूनी कमेटी के मदद से हमने बिहार में उनका मुकदमा लड़ा है, लेकिन ओवैसी साहब ने आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा मुकदमा नहीं लड़ा जिसमें बेकसूर मुसलमान को आतंकवादी कह के जेल में बंद किया गया हो। बैरिस्टर हैं, उनको तो आगे आना चाहिए था इस तरह के लोगों की कानूनी मदद करने के लिए, लेकिन नहीं, वो आरएसएस के दलाल हैं, इसलिए वो सिर्फ वही सियासत करेंगे जिससे कि आरएसएस का फायदा हो, और वही बंगाल में वो करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग उन्हें दलाल ही हम क्या कहेंगे, जो लोग भी सियासत को समझते हैं वो समझते हैं कि ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों आरएसएस के पाले हुए लोग हैं। सर, तो 3 तलाक पे लगातार बोले, वक्फ बिल पे बोले, यूसीसी पे बोले, और भी कई ऐसे मुद्दे जो मुसलमानों के सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो बड़े बड़े नेता नहीं बोले, जो कांग्रेस में रहने वाले मुसलमान नहीं बोले, मगर एमआईएम के मैंने आप पहले कहा, फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में 100 साल तक अगर नई मस्जिद और नया मदरसा नहीं बनेगा तो न दीन पर, न इस्लाम पर, न मुसलमान पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि जो लोग अपनी सियासत, अपनी क़यादत और मुसलमान मुसलमान का नारा देते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के लगभग 78 साल के बाद ये शर्म की बात है, बैरिस्टर ओवैसी खड़े नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर बहस करने के लिए खड़े हुए कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के इशू पर बहस करने के लिए खड़े हुए आर.के. धवन, एक मुसलमान ऐसा सामने निकल के नहीं आया जो सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान के इन इश्यूज पर बाज़ाब्ते कानूनी तौर पे बहस कर सके। कहां ले गए कौम को और कहां ले जा रहे हैं ये लोग? एक भी पढ़ा लिखा तबका जो इनको नहीं मानता कि ये कौम के हमदर्द हैं, ये दलाल हैं, और हमको ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। सवाल इस बात का नहीं है कि पढ़ा लिखा, सियासी शऊर नहीं है उनके अंदर। मुसलमानों को किस लाइन पर हिंदुस्तान में सियासत करनी है ये शऊर नहीं है उनके अंदर। और बाकी हुजूम लेके चलना, तो भाई हुजूम तो 313 के मुकाबले में भी था, और हुजूम तो करबला में भी था, तो जिस भीड़ रहेगी उसको सही नहीं कहा जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट पोलराइज होकर के बीजेपी के खामा में इकट्ठे चला जाए, उसके लिए सियासत करते हैं, आरएसएस के इशारे पे करते हैं। आरएसएस के इशारे पे करते हैं, बीजेपी खेमा में चले जाते हैं, बस यही सब आप लोग तोहमत लगाते रहते हैं। सवाल इस बात, अरे मुसलमानों के लिए सबसे आगे वही नजर आते हैं। मुसलमानों के एक इश्यूज पर भी सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी खड़े हुए हों, वकालतनामा दाखिल किया हो, एक भी मामले पर आर्गुमेंट किया हो, ऐसा बता दीजिए आप लड़ेंगे? हम तो लड़ रहे हैं। सरजिल इमाम का केस नहीं, है और नहीं, हम जिस लेवल के लॉयर हैं, हम पटना सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं, हम पटना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, हम पटना में जो मुकदमा, जो बेकसूर लोगों को आतंकवादी कह के बंद किया गया, उनका मुकदमा सिविल कोर्ट में भी लड़ते हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ते हैं।
अगर लेकिन मौका मिले तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं हैं, और जो बैरिस्टर कहलाते हैं अपने आप को और सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर कहते हैं, उनको वहां क्यों मुंह में दही जम जाती है? वो वहां क्यों नहीं अपीयर होते हैं? वहां क्यों शरजील इमाम और इस तरह के लोगों का मुकदमा नहीं लड़ते? 5 साल से मुकदमा पेंडिंग है। कपिल सिब्बल लड़ता है, लेकिन बैरिस्टर की जुबान नहीं खुलती उस मामले पर। वो एक बयान तो जारी करें कि वो शरजील इमाम को और उमर खालिद को आतंकवादी समझते हैं कि बेकसूर समझते हैं। इतना बयान तो दें। उनकी जबान नहीं खुलेगी, क्योंकि वो आरएसएस के पिट्ठू हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम पर एक बयान नहीं देंगे। वो इतना खफा क्यों आखिरकार ओवैसी साहब से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी यह है कि कौम को के दुश्मन हैं, कौम को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, और हम सच बात बोलते रहेंगे कि ओवैसी और हुमायूं कबीर आरएसएस के पेड एजेंट हैं। आरएसएस के पेड एजेंट। आरएसएस के पेड एजेंट हैं। इस बार तो लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है और वहाँ लाखों मुसलमान अपना सहयोग दे रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्हीं का उठाया हुआ मुद्दा है। देखिए आज बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है बंगाल में, जिससे लोग भूल चुके हैं। मुसलमान लगभग जो सेकुलर पसंद मुसलमान है, वो अभी भी कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं था बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद बनाने की। हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में आगे 100 साल तक किसी नाम पर कोई मस्जिद और कोई दीनी मदरसा नहीं बनाना की जरूरत है। इस दीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की जरूरत है, पैरामेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत है। मुसलमानों को और मुसलमानों के गरीब तबके को दुनियावी तालीम से आरास्ता करने की जरूरत है, ताकि वो हिंदुस्तान में कौम पर मंडराते हुए खतरे से मुकाबला कर सकें। उसकी जरूरत है, और वो ओवैसी जैसे लोग नहीं चाहते। अरे ओवैसी साहब ने तो देखिए हैदराबाद में देखिए कितना बड़ा बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाया है। जिसको बोलते हैं ना आप कि हैदराबाद में ओवैसी साहब ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनके जाती बिजनेस का हिस्सा है, कौम की फलाह के लिए नहीं बनाया है। उनका रोजगार है, और वो रोजगार के तहत है। वहां पैसा लेके पढ़ाई करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ट्रस्ट गरीब बच्चों को पढ़ा रहे वो। अगर ट्रस्ट के तौर पे बनाना है, तो जहां सबसे ज्यादा गुर्बत है, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, झारखंड में, एक तालीमी इदारा नहीं बनाया इन्होंने। एक छोटा सा कोई स्कूल नहीं खोला इन्होंने, कोई पैरामेडिकल का कोर्स नहीं, कोई आईटीआई नहीं। ये वहां हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, वो बेसिकली उनका प्राइवेट बिजनेस है। यानी बिजनेसमैन है वो अब बिल्कुल आरएसएस के पेड वर्कर होगा तो बिजनेसमैन ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी कौम के हमदर्दी के नाम पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलता, वो बिजनेस है उनका, ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के तहत वो बाज़ाब्ते प्रोफेशनल कॉलेजेस चलाते हैं, जिसमें वो मुनाफा कमाते हैं। आप लोग जो ये हमेशा जो उन पे सांप्रदायिक और जो आरएसएस का पेड एजेंट बताते हैं, अभी देखिए बिहार में भी उन्होंने राणा रंजीत को टिकट दिया। कितने सेकुलर नेता हैं जो कि एक राजपूत समाज से आते हैं, जो कि हिंदू समाज से आते हैं, उन्होंने टिकट दिया। कहाँ वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और कहाँ वो हिंदू वोट को ध्रुवीकरण की बात करते हैं। अगर ऐसा रहता तो वो हिंदू को वोट नहीं देते। उनकी एक्टिविटी ही ऐसी होती है ताकि वो हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। उनका बयान ही ऐसा होता है कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो जाए, और उसी के नतीजे में बिहार में भी ध्रुवीकरण हुआ, और वो अब आरएसएस उन्हीं के सर पर बंगाल में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। और ये चूंकि उसके पेड एजेंट हैं, इसलिए वहां हाजिर हैं इनके लोग। वरना बिहार से ईंट लेके उनका एमएलए जा रहा है, और एमएलए नहीं, अभी तो प्रवक्ता, जो प्रवक्ता है उनका, वो जा रहा है। और बिहार में जो मुसलमानों की हालत है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? बिहार में जो बहुत सारे लोगों को पीएफआई के नाम पर जो मुसलमानों को
जेल में बहुत सारे लोगों को बंद किया गया है और जिनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है अभी तक और जेल में बंद हैं। बैरिस्टर साहब क्यों चुप पड़े हैं? बैरिस्टर साहब उन लोगों का मुकदमा क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अभी देखिए संसद में अभी उन्होंने वंदे मातरम बोलने पे जिस तरीके से कहा गया कि वंदे मातरम बोलना जरूरी है, तो उन्होंने किस तरीके से अपना बयान दिया और तारीफ हो रही है उनकी। सवाल उस बात का नहीं है कि लोकसभा के अंदर वो सिर्फ जो है लोकसभा के अंदर उनको एक मुखौटा बना के आरएसएस रखना चाहती है ताकि उन्हीं को दिखा के हिंदू वोट का पोलराइजेशन ध्रुवीकरण कर सके। और वो भी स्क्रिप्ट आरएसएस के दफ्तर की लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है जो लोकसभा में ओवैसी साहब बोलते हैं ताकि मुस्लिम को जज्बाती बनाया जा सके और हिंदू को पोलराइज किया जा सके। यानी कहने का मतलब है जितने भी वो इतनी बार रोए अपने कौम के लिए, कई बार भाषण देते देते रोने लगे और जो एक हिमायती नजर आते हैं, शायद इंडिया में तो अभी तक तो कोई उतना हिमायती हाँ, नजर तो नहीं आता। रोने का ड्रामा भी उन्होंने आरएसएस से सीखा है। मोदी जी से ज्यादा तो कोई रोया नहीं है। आरएसएस का एक आदमी वंदे मातरम बोलते हुए कभी भी आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। वो अपने को लोकसभा से देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेना चाहता है। तो जितना देशभक्ति करके मोदी जी रोए हैं, अभी मुसलमान करके ओवैसी जी उससे कम ही रोए हैं। और चूंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो उनकी एक्टिविटी भी मिलनी चाहिए, मिल रही है। तो मतलब इस बार बंगाल के जो खासकर जो सेकुलर पसंद, ज्यादातर तो बंगाल में देखा जाता है कि सेकुलर पसंद लोग ही हैं, 80% लगभग। तो क्या लगता है कि इस बार सेकुलरिज्म में इस बार जो कुछ सांप्रदायिकता का तड़का लगने वाला है? देखिए, वही तड़का लगाने तो ये लोग गए हैं ताकि पोलराइज कर सकें वोटों को और बीजेपी की वहां कुछ मदद कर सकें। इसीलिए तो दोनों हुमायूं कबीर और ओवैसी वहां आरएसएस के इशारे पर एक्टिव हुए। सरकार किसकी बनेगी अगर आपके हिसाब से, किसकी बननी चाहिए? अब देखिए, सरकार किसकी बनेगी और किसकी बननी चाहिए का जो सवाल है ना, ये तो सवाल इस बात पर तय होता है कि इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटी क्या होगी। बिहार में एनडीए नहीं जीता है, इलेक्शन कमीशन जीता है, सरकार चाहे जिसकी बने। अब बंगाल में भी इलेक्शन कमीशन अपनी उस एक्टिविटी में आ गया है। और इलेक्शन कमीशन का और आरएसएस और बीजेपी का क्या रिश्ता है, ये तो हम क्या बोलेंगे। ये तो अमित शाह लोकसभा में बोल गए, साला चुनाव आयोग। अब साला बहनोई की जोड़ी मिलके क्या गुल खिलाएगी बंगाल में, अभी कहना बड़ा मुश्किल। कौन है साला बहनोई? अमित शाह ने कहा लोकसभा के अंदर कि साला टंग ऑफ स्लिप हो गया। सवाल इस बात का है कि स्लिप ऑफ टंग है तो क्यों नहीं उसको लोकसभा की प्रोसीडिंग से उस वर्ड को बाहर निकाला गया। लोकसभा के स्पीकर ने भी कहा कि साला बोलना कोई गलत बात नहीं है और लोकसभा की कार्रवाई में ये बात दर्ज है। तो अब साला बहनोई की जोड़ी है, बंगाल में क्या गुल खिलाएगी, ये कहना मुश्किल है। एक खास सवाल आपके लिए पर्सनली पूछेंगे कि सी साहब के बारे में इतना भला बुरा बोलते हैं, उनके समर्थक इतनी गालियां देते हैं, आपको अच्छा लगता है इस उम्र में? अच्छा, सवाल इस बात का है कि कोई हमको बुरा भला कहे, हम सच बोलना छोड़ दें? हम तो सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। फिर गाली पड़ेगा आपको। हम तो सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी को हिम्मत है तो वो बोले कि इमरान गनी जो है गलत बयान दे रहा है, हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। और वैसे लघुए भगुए क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसकी हम परवाह नहीं करते।